हेलो बच्चों, वेलकम। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। टुडे वी आर डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस ऑफ 12th अप्रैल पेपर। इसमें से मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं और चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला, हायर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ N2 एज compared टू एटॉमिक N बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम अ बॉन्डिंग होमो इन N2। तो हाँ, अगर आप देखोगे इसमें तो हायर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ N2 एज कम्पेयर टू एटॉमिक N। तो देखो N2 के अंदर जो आपका ये बैठता है, एक बार अपन इसको देख लेते हैं। N2 क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 2 स्टार, है ना। पाई 2 px इक्वल टू पाई 2 py। और यहाँ पर आपको मिलेगा सिग्मा 2 pz। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14। तो क्योंकि ये होमो है, होमो इसका हाईएस्ट कौन सा है, ये इसका हाईएस्ट बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग से निकालना मुश्किल होता है। और इसीलिए N2 की आई किससे ज़्यादा होती है, N से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी आई N से ज़्यादा है, तो हायर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N2 एज कम्पेयर टू एटॉमिक N, ये सही है। NO में बात करें तो NO फॉलोज अगेन 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें O2 वाला ऑर्डर लग जाता है। 15 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s ये यहाँ तक आ गए आप। बट इसमें आपका यहाँ तक सेम रहता है, फिर सिग्मा 2 pz 2 पाई 2 px इक्वल टू पाई 2 py। उसके बाद पाई 2 px इक्वल टू पाई 2 py। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से जाता है इसलिए NO की आई N से भी कम होती है और O से भी कम होती है। तो आप देखो इसमें लो आयोनाइजेशन एज कम्पेयर टू एटॉमिक N बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग, ये ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ NO प्लस, अगर आप NO प्लस देखोगे तो NO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। ये भी ठीक है, इट बिकम्स आइसोटेरिक। हाँ, N2 और NO में दो दो एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स टोटल 14 है, तो दिस इज ट्रू, आइसोस्टेरिक हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सिंस NO कंटेन्स द होमो ऑफ NO मस्ट बी अ बॉन्डिंग एमओ, तो ये गलत हो गया। NO का जो हाईएस्ट एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है दैट इज एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन would be A, B and C is the correct answer to this question. A, B, C. आइए let's move on to question number 2. A mixture and intense beam of light. देखो ये factual based है, surface is passed through homogeneous solution and colloidal solution. Observations are made along the beam direction and also at right angles. The true solution appears clear along the direction of light but appears perfectly dark when observed at right angles to the beam। हाँ, तो ये बात ठीक है कि इसका पाथ तो इल्यूमिनेट होता है, बट अगर राइट एंगल्स पे देखोगे, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज छोटा होता है तो लाइट को स्कैटर नहीं करते, तो जब आप राइट एंगल्स पे देखोगे, ये आपकी बीम है और आप यहाँ राइट एंगल से देख रहे हो तो इट विल अपीयर डार्क। ठीक है। इन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ द लाइट बीम अपीयर्स इल्यूमिनेटेड, पाथ भी इल्यूमिनेट होता है, राइट एंगल पे भी इल्यूमिनेशन होता है ना। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो वो लाइट को स्कैटर करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है। उसके बाद यूजिंग अ माइक्रोस्कोप राइट एंगल्स ऑफ फोकस बीम इन कोलॉइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स अपीयर एज ब्राइट स्टार्स अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड, ये भी ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर्स ब्लू इन ट्रांसमिटेड लाइट एंड रेड इन रिफ्लेक्टेड लाइट बिकॉज लॉन्गर वेवलेंथ स्कैटर मोर। तो नहीं, एक्चुअली शॉर्टर wavelengths scatter more and a mixture of milk and water appears blue in reflected light and red in transmitted light. So this is wrong, है ना। तो अब अपना नेक्स्ट आगे चलते हैं। ए बी सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया है। लेट्स मूव अहेड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो देखो बच्चों, इसके लिए मैं आपके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम, एंड दिस इज अगेन टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी है, तुम्हें एनसीईआरटी तो लर्न होनी चाहिए। और वैसे अगर तुम्हें कोई भी स्टैंडर्ड मॉड्यूल पढ़ते हो तो उसके अंदर ये ब्लास्ट फर्नेस का जो डायग्राम है वो होता ही है ना। तो आप देखो, ये होता है 1070 केल्विन, 1270 केल्विन, नेक्स्ट है 1570 केल्विन और 2170 केल्विन। और यहाँ से हम क्या डालते हैं, इसमें हम डालते हैं और लाइमस्टोन एंड कोक।
ठीक है, ये जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, Fe2O3 प्लस CO दे रहा है Fe3O4 प्लस CO2, Fe3O4 प्लस CO, FeO प्लस CO2। नेक्स्ट CaCO3 टूट जाता है CaO प्लस SiO2, आई एम सॉरी CO2, है ना, और CaO SiO2 के साथ क्या बना लेगा, स्लैग CaSiO3। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसमें तो आगे की रिएक्शंस भी है, FeO प्लस CO ये क्या देना शुरू करता है, Fe प्लस CO2, उसके बाद C प्लस O2 ये क्या बनाता है यहाँ पे CO2, मतलब थोड़ा नीचे CO है और नीचे आते जाओगे तो फिर C प्लस O2 क्या बना रहा है, CO2, यहाँ CO और यहाँ पे CO2 ये दोनों बनने लगते हैं। और उसके बाद लोएस्ट उसमें आपको मिलेगा FeO प्लस C दे रहा है Fe प्लस CO, लोएस्ट टेम्परेचर रीजन में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो आई होप यू गेटिंग दिस वन। तो रिडक्शन हो रहा है और इसमें आपको यहाँ से क्या मिल जाता है, यहाँ पे ऊपर लेयर किसकी तैरती रहती है, स्लैग की, और नीचे से आप क्या निकाल लेते हो, पिग आयन निकाल लेते हो। ठीक है, तो आंसर अब देखते हैं, चलो और एक और चीज़ देख लो। अगर तुमसे कहते हैं कि भाई डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ, सही है, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, तो अपन देखें CO प्लस गैस प्लस हाफ O2 गैस क्या दे रहा है, ये दे रहा है CO2 गैस, इसको पर मोल O2 कर लो तो 2CO प्लस O2 ये आपको क्या देगा, 2CO2। तो आप देखो इसमें डेल्टा NG क्या होता है, नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप अगला लेते हो, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ लिंक टू द क्वेश्चन। अगला अगर आप लेते हो C सॉलिड प्लस हाफ O2 तो इसको 2 से कर देता हूँ और ये आपको देता है 2CO, तो डेल्टा NG इज पॉजिटिव। ठीक है, और अगर आप लास्ट लेते हो C प्लस O2 दे रहा है CO2, तो वापस यहाँ पे डेल्टा NG इज ज़ीरो, तो इसमें एंट्रोपी लगभग कांस्टेंट, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो ये वाला ग्राफ लगभग C से CO2 लाइन का है। यहाँ पर आपकी एंट्रोपी जो है वो क्या है, जो एंट्रोपी नेगेटिव है, तो ये वाला ये ग्राफ ऊपर जाएगा माइनस टी डेल्टा एस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये है CO से CO2 वाला ग्राफ। ठीक है, CO से CO2 वाला ग्राफ ये देखिए बना लिया, और लास्ट अपने पास एक और ग्राफ आएगा इस तरीके से जो आपको मिलेगा C से CO2 वाला ग्राफ, नहीं C से CO2 बना दिया, C से CO वाला ग्राफ। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपका डेल्टा एन जी क्या है, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर आपका ये है, तो CO से CO2 दिस ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे आपका डेल्टा एन जी क्या है, आपका डेल्टा एन जी वापस देखिए नेगेटिव हो गया, तो माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी और टी का ग्राफ है माइनस इंटू माइनस प्लस, ये ऊपर जाएगा, C से CO2 ये है और C से CO ये है, मतलब हाई टेम्परेचर जोन में आपका C से CO वाला रिएक्शन जो है वो अच्छा खासा क्या है, वो अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, है ना। चलो देखें सबसे पहले, और लोअर टेम्परेचर जोन में ये देखो ये नीचे है तो CO वाला काम करना चाहिए। तो अब आपसे कह रहे हैं इन द ब्लास्ट फर्नेस CO acts as a major reducing agent in the upper zone। तो देखो ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर वाले जोन में कौन है, CO ही है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, तो A इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया। लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर C प्लस CO2 दे रहा है CO। यहाँ पे एक रिएक्शन और मैं लिखना भूल गया हूँ, इसमें आपकी एक रिएक्शन ये भी होगी, कौन सी, यहाँ पे हायर टेम्परेचर जोन में C प्लस CO2 क्या बना रहा है, CO, तो ये भी एक रिएक्शन होती है। ठीक है, चलो अब इसमें आगे चलते हैं, ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं इसमें अगले क्वेश्चन पर। अगला बी है लाइमस्टोन एक्ट्स एज फ्लक्स, इट डिकम्पोजेस टू CO एंड रिमूव्स द सिलिकेट इम्प्योरिटीज। हाँ ये भी ठीक है। The reaction becomes feasible above 1073 K because this temperature C से CO line lies below the Fe से FeO। तो क्या ये रिएक्शन C से CO लाइन, हाँ ये हायर टेम्परेचर जोन में
फीजेबल हो जाती है और बहुत हाई टेम्परेचर ही चाहिए आपको, तभी ये Fe से Fe2O3 वाली लाइन के नीचे आएगी और आप रिडक्शन कर पाओगे. सो सी इज ऑल्सो करेक्ट. So A, B and C और last this reaction becomes more feasible at higher temperature. तो Fe plus CO आप देखो ये तो ऊपर ही आ जाएगी FeO plus CO Fe plus CO2 due to increasing entropy. तो इसमें आप देखो हाँ एंट्रोपी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है. Hence CO reduces FeO most effectively in the hottest zone. नहीं hottest zone तो नहीं है, hottest zone तो नीचे है. और नीचे कौन सी रिएक्शन हुई लास्ट में, FeO plus C दे रहा है Fe plus CO. तो आप देखो वो तो आप यहाँ से देख सकते हो हॉटेस्ट जोन में ये है और लो टेम्परेचर जोन में CO से CO2 ये बन जाता है. ठीक है, तो इसीलिए डी इज रॉन्ग है ना, हॉटेस्ट जोन में नहीं होता. सो करेक्ट आंसर इज क्या, ABC इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. चलिए आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट. ये थोड़ा सा गड़बड़ ऑर्डर है, इसमें आप ऑर्थो इफेक्ट का एक्सेप्शन देखोगे. सबसे पहले ऑर्थो हाइड्रोक्सी एनालीन, बेसिकली ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से ऑर्थो हाइड्रोक्सी एनालीन शुड बी लेस बेसिक देन एनालीन, बट एक्चुअली इट इज मोर बेसिक देन एनालीन. सो ए इज करेक्ट. ऑर्थो मिथॉक्सी एनालीन नहीं, इसमें ऑर्थो इफेक्ट लग जाता है नॉर्मली बाकियों की तरह. सो ऑर्थो मिथॉक्सी एनालीन इज लेस बेसिक देन एनालीन ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट. नेक्स्ट, इन दोनों में दिस इज मोर एसिडिक नहीं, दिस इज मोर एसिडिक. यहाँ इन पे माइनस लाओगे तो दिस इज एक्चुअली मोर एसिडिक देन दिस वन, तो सी भी गलत हो गया. और लास्ट है आइसोथैलिक एसिड. आइसोथैलिक एसिड क्या होता है, आइसोथैलिक एसिड इसका मेटा आइसोमर है. ये थैलिक एसिड सीरीज में लफड़ा होता है ना, इसीलिए आपसे पूछ लिया गया है CO. तो ये हो गया आइसोथैलिक एसिड और ये क्या है, टेरिफ्थैलिक एसिड. ठीक है, और ये आपका ये हो गया ऑर्थो आइसोमर. तो इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक तो ऑर्थो आइसोमर ही होता है ड्यू टू द फेमस ऑर्थो इफेक्ट. बट इन दोनों में आइसो और टेरी में होना तो ये चाहिए था कि टेरी आइसो से ज़्यादा होता है, बट एक्चुअली आइसो इज मोर एसिडिक देन टेरिफ्थैलिक एसिड. सो करेक्ट आंसर इज ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. एक्सेप्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन है. अगला है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस. तो बच्चों आपका जो रिएक्शन सीक्वेंस है तो आपको दे रखा है ऑर्थोजाइलिन. तो चलो शुरू करते हैं. आपने लिया ऑर्थोजाइलिन CH3 और CH3, इसमें आपने डाल दिया KMnO4 और H+. तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में, COH और COH. अब आपने इसको हीट किया तो ये एनहाइड्राइड बन जाएगा. फिर आपने लिया NH3 और फिर हीट लिखा होना चाहिए यहाँ पे ना, हीट कर दिया तो इसमें पहले बनेगा C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2 एक्सेस में लेके हीट मारोगे और फिर NH3 निकल जाएगा तो आपके पास थैलामाइड बन जाएगा, जो कि हम यूज़ करते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. अब आपने इसमें डाला NaOH और Br2, तो देखो OH माइनस SN2TH कराएगा NH यहाँ पर, तो आपको मिलेगा PH C डबल बॉन्ड OH. यहाँ पर क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2 और इसका हॉफमैन ब्रोमोमाइड हो जाएगा. तो आपको फाइनल जो यहाँ मिलेगा, आई एम सॉरी यार थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ. यहाँ आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O OH एंड यू विल गेट NH2. ठीक है, तो आप देखो यहाँ तक आ गए. उसके बाद आपको दे दिया Cl CH2COH. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड, तो देखो यहाँ SN2 करा दो आप और आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड OH NH CH2COH. आप यहाँ तक आ गए. उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, ETOH CH3, ठीक है. फिर आपको दे दिया ETOH H+. तो देखो आप ETOH डालोगे तो यहाँ पे SN2TH होगी, ETOH H+ SN2TH, and this is esterification reaction for both the carboxylic acid OET. यहाँ पर NH CH2 C डबल बॉन्ड OET. अब उसके बाद आपने देखो फिर से OH माइनस डाला तो ये कॉन्डेंसेशन ऑफ एस्टर हो जाएगा, इसने यहाँ एनायन बना के यहाँ अटैक करा दिया तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH, यहाँ पर C, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ET. और इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दो, C डबल बॉन्ड O ET का हाइड्रोलिसिस करा दो
तो ये मिल जाएगा। अब देखो ये है अल्फा बीटा पे कीटो, मतलब बीटा पे तो नहीं है बट अगर यहाँ एनायन बनाओगे तो ये अल्फा बीटा, हाँ कीटो ही है, तो इसमें ये डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, सीधे सीधे CO2 निकल जाएगी। सो यू विल गेट दिस वन, C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पर NH प्लस क्या निकल गया यहाँ पे CO2 निकाल दो आप, ठीक है। तो अब आपके पास ये फाइनल कंपाउंड आ गया। तो दिस इज द रिएक्शन सीक्वेंस। और अब आप देख लो इसके अंदर जो आंसर है दैट इज ACD। आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू, है ना। इसमें अपन ने सारे स्टेप देखो आपके लिए एक बार लाइन से कर दिए, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस वन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड A does not form a salt with aqueous NaOH and does not decolorize bromine water. However, it releases methane gas, ठीक है। तो देखो अगर अपन लेते हैं C10H14O2, तो इसका डी कितना हो जाता है 11 - 14/2 7 4। अब तुम खैर ये सब तो छोड़ो, तुम्हें तो डायरेक्ट क्या दे दिया उसने, बहुत सारे ऑप्शन देता है यार वो। और क्योंकि इसमें ऑप्शन है तो तुम आसानी से कर सकते हो, तो ए बना लो तुम, इथेन 1 ऑल और 1 पे है 4 इथॉक्सी फिनाइल, 1 2 3 4 4 पे इथॉक्सी फिनाइल, इथेन 1 ऑल, ठीक है। अब चेक करो ये कायरल है, ये एक्वस एनएच के साथ सॉल्ट नहीं बनाता, हाँ नहीं बनाता क्योंकि ये कोई खास एसिडिक नहीं है, तो एसिड बेस सिग्निफिकेंट नहीं होगी। डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, हाँ डबल बॉन्ड नहीं है। एक्टिव है, हाँ है। इट रिलीजेज मीथेन गैस, मतलब इसमें H है, तो CH3MgX डालोगे तो ये CH4 बना लेगा, उसके साथ एसिड बेस हो जाएगी। व्हेन ए इज हीटेड विद HI, जब ए को आपने किसके साथ हीट किया HI के साथ, तो बेटा इसका क्लीवेज हो जाएगा OH प्लस CH3CH2I, और यहाँ पर OH हट के I लगा देना, ये बना दोगे। फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद KOH, तो KOH यहाँ SN2 करा देगा, तो आपको मिलेगा CC और OH, और यहाँ पे OH, ठीक है। अब आपसे कह रहा है ऑन एसिडिफिकेशन बी इज ऑब्टेन्ड, बी इज ऑप्टिकली एक्टिव, जी हाँ। और ऑन ऑक्सीडेशन विद पीसीसी, पीसीसी क्या होता है पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो आपको ये मिलेगा, ठीक। ये आयोडोफोम टेस्ट पॉजिटिव देता है, हाँ। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हाँ। और इसमें जब आप Cl2H डालते हो तो यहाँ पे OH के हिसाब से एक ही प्रोडक्ट बन सकता है मेजर। देखो जब तुम दूसरा ऑप्शन देखोगे तो तुम समझ गए टोटल पॉसिबल नहीं कह रहा, मेजर कहता, तो यहाँ या यहाँ, तो एक बन सकता है। तो ए तो ठीक बैठ रहा है और बी भी ठीक बैठ रहा है, इथेन 1 ऑल। अब ए ठीक बैठ रहा है और बी ठीक बैठ रहा है, और अगर बी ठीक बैठ रहा है तो सी भी ठीक बैठ रहा है क्या ऑक्सीडेशन के बाद, हाँ। तो इसमें ए और सी करेक्ट आंसर है। अब सवाल उठता है, बच्चे कहते हैं भाई बी और डी क्यों नहीं होंगे, चलो उसको ही बना लेते हैं। मतलब आप सारे टेस्ट को लगाओ तो उससे आप आराम से कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। तो देखो आप इसमें अगर आपसे कहता है आपने क्या लिया, अगर मैं कहता हूँ ए इज इथेन 1 ऑल, ठीक है, ओ और 1 पे 2 इथॉक्सी, 2 पे OCC, ठीक है। तो ये कायरल वायरल है, HI और KOH के साथ ये बना लेगा COH ऑक्सीडेशन करोगे PCC से तो ये बना लेगा C डबल बॉन्ड और C और OH। पर अब जब तुम Cl2 और FeCl3 डालोगे तो दो पॉसिबिलिटी है OH के हिसाब से, एक तो यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा, एक यहाँ पे, तो इस वजह से B और D नहीं हो सकते, A और C शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। चलिए देखें, आपसे कह रहा है P इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में T हाफ क्या होता है A0/2K, है ना। जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ A क्या होता है A0 - KT, A0/2 KT आ जाएगा A0/2K, हाँ ठीक है। तब आपसे जीरो इफ A0 इज डबल देन T हाफ बिकम्स डबल, तो हाँ P का ये तो ठीक बैठ रहा है फर्स्ट। यूनिट्स ऑफ K, तो जीरो ऑर्डर की रेट क्या होती है K कांस्टेंट, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड ही K होता है, तो 1 और 2 बैठ गया। थर्ड प्रोडक्ट ऑफ एलेनिन नहीं, A0 नहीं, रेट लॉ कैन बी रिटन एज नहीं, नहीं, तो P का तो 1 और 2 बैठ गया, तो इससे तुम पहुंच गए A और D ऑप्शन पे। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ इज
टी हाफ क्या होता है, एल एन टू बाई के इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट, तो हटा दो। यूनिट ऑफ के क्या होता है, रेट इक्वल टू के इंटू ए, तो रेट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड और ए होता है मोल पर लीटर। तो के की यूनिट आती है सेकेंड इनवर्स, है ना। तो ये तो नहीं बैठेगा। प्लॉट ऑफ एल एन ए, तो हाँ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप जानते हो एल एन ए नॉट बाई ए टी ये किसके बराबर है, के टी, या एल एन ए नॉट माइनस एल एन ऑफ ए टी इज इक्वल टू के टी, या एल एन ई टी किसके बराबर है, एल एन ई नॉट माइनस के टी। तो हाँ, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब स्लोप ऑफ की बात नहीं की, बट हाँ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो क्यू का बैठ रहा है 3। नेक्स्ट, फॉर सेम ई नॉट टी 75 बटे टी 50 इज 3। तो फॉर सेम ए नॉट, तो अपन जानते हैं के टी कितना होता है, एल एन ऑफ 100/100 माइनस एक्स। तो अगर एक्स 75 है, 75% कंप्लीट हो गए, तो टी 75 कितना हो जाएगा, एल एन 100/100 माइनस 75, ये हो गया 25। तो एल एन 4 बाय के, और टी 50% कितना होता है, एल एन 2/k, टी 75/टी 50, ये कितना हो जाएगा, 2 होना चाहिए, तो 3 है, तो ये तो होगा नहीं। तो तुम सीधे समझ गए, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन हो सकता है इसके अंदर, और बाकी सारे ऑप्शन आप टैली कर लोगे तो आप आ ही जाओगे। जैसे आप देखो आर का 4 बन रहा है, चलो ये भी तुम्हारे लिए कर ही देता हूँ यार। एंड आई डू होप यू गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए और एलन के पेपर्स लेके आऊँगा, सो काइंडली डू दैट। चलो आगे चलते हैं, सो दैट इट कैन रीच मोर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट अपन आते हैं इसमें, आर का 4, आर जो है 2a दे रहा है प्रोडक्ट, तो -1/2 da/dt इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। तो अगर अपन देखें यहाँ पे, तो अपने पास आ जाएगा 1/80 इक्वल टू 1/a0 प्लस 2 kt, ठीक है। अब टी 75% हो गई, तो ए टी कितना होगा, A0/4 ही बचा होगा, 3A0/4 रिएक्ट कर गया, तो यहाँ डाल दो A0/4। तो 4/A0 माइनस 1/A0 इक्वल टू 2 के टी 75, या टी 75 कितना हो जाएगा, 3/2A0 के, और टी 50 कितना हो जाएगा, A0/2 के, सॉरी, टी 50 हो जाएगा, यहाँ पे लेके आ जाओ A0/2 टू 1/2 के तो टी 75/टी 50, 3/2A0 के अपॉन 1/2 के A0, तो ये आ जाएगा 3, दिस इज करेक्ट। और एस का आ जाएगा 3 और 5। एस आप देखो यहाँ पर, जो आपका एस है, ए प्लस बी दे रहा है प्रोडक्ट्स, तो अगर रेट लॉ है बी एक्सेस में है, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू बी नॉट इंटू ए, बी नॉट इज रफली कांस्टेंट, इट्स नॉट चेंजिंग, तो रेट इज के डैश इंटू ए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, तो उसमें थर्ड भी लग जाएगा और ये भी लग जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है अपने पास, BCl2 प्लस LiAlH4, ये आपको कुछ कुछ बता रहे हैं, है ना। तो रिएक्शंस कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो, PeCl2 प्लस LiAlH4 एस ब्लॉक, BH2 प्लस AlCl3 प्लस LiCl, BO प्लस C प्लस Cl2, NCRT की रिएक्शन है ये वैसे, BCl2 प्लस CO, BOH2 प्लस HCl क्या बनाता है, BeCl2 प्लस H2O, और बेरिलियम नाइट्रेट ये बनाता है BeO प्लस 2NO2 प्लस O2, तो 2 4 4 NO2 प्लस O2, तो ये तो सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। अब देखो इसका क्या बैठेगा, आप देखो इसके अंदर सबसे पहले अ रिएक्शन प्रोडक्ट इज यूज्ड इन द फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो P का 1 बैठेगा, हाँ AlCl3 इज यूज्ड। Q, Q देखो आप, Q का आपका है गैशियस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, हाँ CO, Q का 2 बैठ रहा है, एंड Q का 4 बैठ रहा है, क्योंकि BCl2 इज, हाँ इट इज बॉन्डेड लाइक दिस, में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, और इसका इनफाइनाइट स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है इसका, BCl2 सॉलिड इनफाइनाइट, है ना। तो इट इज कोवलेंट पॉलीमेरिक इन सॉलिड स्टेट, हाँ 2 और 4 ठीक है, 1 2 4 बैठ रहा है, 1 2 4 बैठ रहा है। आर, आर का आपका
अ प्रोडक्ट कंटेन्स बी इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ ये ठीक है, आप देखो इसमें कौन सा कहना है यार, बी ओ एच टू प्लस एच सी एल। तो बी सी एल टू इज कोवलेंट। हाँ ठीक है, तो ये आपका हो गया। और आपसे इसमें क्या बोल रहा है वो कि बी सी एल टू इज कोवलेंट पॉलीमेरिक ब्रिज इन सॉलिड स्टेट। हाँ ये भी ठीक है। बी इज अ स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड, ये भी ठीक है। फिफ्थ वाला भी ठीक है थर्ड रिएक्शन के लिए। और लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला आपको मिलेगा बी ओ प्लस एन ओ टू प्लस ओ टू, तो ये फाइव तो है ही इसमें। तो अब आप देखो इसके अंदर पी का फर्स्ट बैठ रहा है, ये ठीक है। उसके बाद क्यू का टू और फोर बैठ रहा है, क्यू का टू और फोर ठीक है। आर का फाइव बैठ रहा है, हाँ आर का फाइव बैठ ही रहा है। और एस का बैठ रहा है टू, गैशियस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड थ्री, अ गैशियस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। हाँ ये भी ठीक है, अगर उसने ही नहीं लिखा ओनली वन अ है तो ठीक है चलेगा, टू गैशियस प्रोडक्ट इज थ्री। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी फाइनली सी होना चाहिए। और तो आप देखो कोई ऑप्शन आपका बैठेगा नहीं, क्योंकि आर का आप थ्री नहीं बोल पाओगे, आर में तो कुछ है ही नहीं ऐसा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी टू दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव अहेड। आपसे कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। NiNH4, NiNH3 होल फोर Cl2, Ni+2। Ni+2 क्या होता है? Ni+2 होता है 3D8। अब 3D8 हो गया तो T2G ऑक्टाहेड्रल, दो 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 Eg11, एंड दिस इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3 एंड d2, sp3d2। इसका GI कितने होंगे? तो इसके दो GI होंगे, है ना, एक बार Cl इसमें और एक बार Cl ट्रांस में, और कुछ नहीं बैठेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपके पास NiNH3 होल फोर Cl2 इज sp3d2 पैरा है, बिल्कुल सही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो हैं, टू और फोर बैठेगा, तो यहाँ फंसे यहाँ फंसे। चलो आगे चलते हैं। COEN2 Cl2, तो तुम देख के भी कर सकते हो कि COEN2 EN ऐसा हो गया, EN ऐसा हो गया, Cl ये एक्टिव है 1+1, या फिर इसका ट्रांस आइसोमर ये इनएक्टिव है 1। तो टोटल आइसोमर आर 3, ऑप्टिकली एक्टिव है 2, इनएक्टिव है 1। तो अब देख लो, और ये CO+3 है, हाँ +3 है। 3D7 3D6 हो गया T2G222 EG00, है ना। तो ये D2sp3 होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा। तब तुम देख ही लो, P24 Q का 1 2 Q, ये होगा, ये होगा, और ये भी ठीक है। क्यू का 1 2 3 बैठ गया, आर का 1 3 बैठेगा, ये देखो ऑक्सीलेट सिमेट्रिक है, इसमें कोई GI नहीं बट एक्टिव है ये 1+1। आर का 1 है और D2sp3 है, हाँ D6 हो जाएगा 1 और 3। और एस का 5, एस जो है ये स्क्वायर प्लेनर होगा बेटा, है ना। चार है, PT कितना होगा देखो आप, PT बन रहा है +2, PT2 इज 3D8, और इसमें नहीं 3D8 नहीं D8, और D8 में हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर ही बनता है, सो इट इज डायमैग्नेटिक। एंड आपका इसमें ये बनेगा MABCD, तो A ट्रांस D, A ट्रांस C, A ट्रांस B, तीन बन सकते हैं, इसमें तीनों इनएक्टिव है। नंबर ऑफ GI 3 5। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी डी ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, आप देखो ये किस पर आ गया है। ये क्वेश्चन है पी ब्लॉक केमिस्ट्री पर, है ना। पी ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो आपको ये टेबल कहाँ मिलेगी? ये टेबल आपको एनसीईआरटी में भी दे रखी है, ठीक है। और एनसीईआरटी में दे रखी है तो आप इसको डायरेक्टली, आपको रिएक्शन ज़्यादा हैं तो कर लोगे। जैसे वाइट P4 प्लस एल्कली, ये आपको देता है H3PO2, ठीक है। उसके बाद रेड P
प्लस अल्कली, यह आपको देता है वापस H4P2O6। ये क्या है? ये आपका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है। ये लो पीपी बॉन्ड है इसमें। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हीट करोगे, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हीट करोगे तो आपको मिलेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और फास्फोरस एसिड प्लस Br2 ये हीट करोगे ना सील ट्यूब, तो आपको मिलेगा मेटा पॉलीमेटा फास्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HPO3N। ये लास्ट में मिलेगा। अब आप देखो इसमें पहले पी का क्या कह रहा है, पी एच बॉन्ड दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, इसमें पी एच बॉन्ड से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये AgNO3 को किस में निपटा देता है, Ag में, और खुद किस में चला जाता है, H3PO4 में। ये NCERT में है, तो फर्स्ट और सेकंड बैठेगा फर्स्ट का। नेक्स्ट है सेकंड का, फॉस्फोरस +5 में है क्या? हाँ, 1 2 3 4 नहीं, +4 में है। PP बॉन्ड +4 5, तो P का 1 2, Q का 5। लो आंसर इसी में आ गया आपका। R का 3, R का 3, हाँ R का 3 बिल्कुल ठीक है, कोई रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग नेचर नहीं होता P+5 में। और S का 4 पॉलीमिक फॉर्म, हाँ ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 1.5 kg आयरन ब्लॉक हीटेड टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो ये 1.5 kg है या 1500 ग्राम है। ये 140 पे था, इसको मिक्स किया 1100 ग्राम पानी के साथ। ये 25 पर था और थर्मल इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर 40 हो गया, मतलब हीट लॉस्ट बाय द ब्लॉक। तो 1500 इंटू सी हीट कैपेसिटी पर ग्राम इंटू डेल्टा टी कितना है 100 इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर 1100 इंटू CP 4.2 जूल पर ग्राम इंटू 15 है ना। तो इससे आपको सी मिल गया। सी आ गया 1100 इंटू 4.2 इंटू 15 अपॉन 1500 इंटू 100। अब जब इसी ब्लॉक को आपने डाला, 1500 ग्राम ब्लॉक को डाला आपने किस में, आपने इसको डाल दिया ग्लिसरॉल में। और ग्लिसरॉल के कितना डाला, 400 ml। 400 ml की डेंसिटी कितनी है, 1.25 ग्राम पर ml। CP कितना है, 215 जूल पर मोल पर केल्विन। तो आपको बोल रहा है कि भाई क्या टेम्परेचर होगा, तो सी कितना है, 1100 इंटू 4.2 इंटू 15 अपॉन 1500 इंटू 100 इंटू टी कितना है, 110, 110 नहीं सॉरी 140, 140 माइनस टी शुड बी इक्वल टू हीट गेन बाय ग्लिसरॉल। मोलर मास इसका 132, तो आपके पास मास आ जाएगा 1.25 इंटू 400 एम इंटू एस। अब देखो ये 4, ये जो है ना ये 2.15 पर मोल है, तो इसको किससे डिवाइड कर दो, मोलर मास से, तो आपको पर ग्राम आ जाएगी। तो आपको मिल जाएगा 132 ग्लिसरॉल का मोलर मास इनटू टी। तो टी माइनस कितना करोगे इसको, कितने पे था ये 28, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास टी अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 58 पॉइंट समथिंग, जो मेरा आ रहा है 58 पॉइंट समथिंग। इससे सॉल्व करके टी फाइनली आ जाएगा। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, सिंपल इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। अगला है इन द रेस्पिरेटरी ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम साइटोक्रोम ऑफ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो अब वो कह रहा है लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा है, जो सबसे कम है, वो ये है। हाईएस्ट कौन सा है, ये है। तो आप सोचो स्पॉन्टेनियसली है, तो मतलब A2+ किस में ऑक्सीडाइज हुआ होगा, A3+ में। और C3+ इलेक्ट्रॉन लेके किस में गया होगा, C2+ में। तो नेट रिएक्शन हो गई C3+ प्लस A2+ दे रहा है C2+ प्लस A3+। क्योंकि N1 है तो E0 होगा -0.12 प्लस 0.44, तो आ जाएगा 0.32। ठीक है, और ΔG0 क्या होगा, -1, एक इलेक्ट्रॉन इंटू 96,500 इंटू E0, तो जूल में इतना आ जाएगा। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। An electron in a hydrogen atom is excited to the n equal to 3 energy level, n equal to 3, और टाइम दे रखा है 2 × 10⁻⁸ सेकेंड before undergoing a transition to the n बराबर 2, emitting a photon belonging to the Balmer series. Find the natural delta lambda of the spectral line is
ठीक है, तो आप जानते हो, देखो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी किससे ज़्यादा होता है, एच अपॉन 4 पाई। और फोटोन के लिए ई किसके बराबर होता है, एच सी बाय लैम्डा। तो अगर लैम्डा को लिख सकता हूँ तो एच सी, ये चलो तुम तो ये लिख दो, डी क्या होता है, एच सी बाय माइनस एच सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, है ना। ये डिफ्रेंशिएट कर दोगे और इसको यहाँ वैल्यू डाल दो, तुम्हें तो वैसे भी इक्वालिटी चाहिए, तो एच सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा इंटू डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू एच बाय 4 पाई। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इन इक्वालिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे को, मैं केवल इक्वालिटी पे ही सॉल्व कर पाऊंगा। तो डी लैम्डा इंटू डी टी कितना है, 2 × 10⁻⁻8 इक्वल टू एच कट गया, लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई सी, है ना। डी लैम्डा एच कट गया सी स्क्वायर बाय 4 पाई सी, हाँ ठीक है। तो अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, तुम क्या निकाल सकते हो, डी लैम्डा निकाल सकते हो। और तुम्हें लैम्डा तो पता होना चाहिए, लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा निकाल सकते हो कि क्या होता, तो 1/λ इक्वल टू आर एच दिया है इसने, हाँ ये तो अच्छी बात है, आर एच इंटू जेड स्क्वायर, जेड वन है, 1/n1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके लैम्डा निकाल लो, वो वैल्यू यहाँ डाल दो, सब कुछ ऐसा यूनिट में करके यू कैन फाइंड आउट क्या, डी लैम्डा। सो इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, बस हाइजेनबर्ग वाली को थोड़ा सा अपन ने चेंज किया। नेक्स्ट है अब 12 ग्राम फार्मास्यूटिकल सैंपल कंटेनिंग कॉमेडिन, चलो 1 मोल कॉमेडिन है और ये 1 मोल CH3 देता है। अब तुम इस रिएक्शन से देखो, AgI के मोल अपॉन 3 इक्वल टू CH3 के मोल अपॉन 1। तो अगर ये है 10.575 तो इसके मोल निकाल लो, 10.575 अपॉन 108 प्लस 127, तो 10.575 अपॉन 235 अब इंटू 1/3 इज इक्वल टू CH3 के मोल। जितने CH3 के मोल होंगे उतने ही किसके मोल होंगे, कॉमेडिन के, जो भी है। और कॉमेडिन का मास कितना होगा, 10.575 अपॉन 235 इंटू 1/3 इंटू मोलर वेट ऑफ दिस वन। इसका मोलर मास क्या है, मैंने निकाला है यार, एक बार देखो, तुम्हें कराने के लिए एक बार सॉल्व भी करना पड़ता है पहले से, ताकि डेटा वगैरह आंसर वगैरह कंसिस्टेंसी मैच कर दें। तो इसको आप कर दो इंटू 228 प्लस 16 प्लस 64, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको किसका मास आ जाएगा, कॉमेडिन का मास आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू गेट दिस वन, सिंपल है। नेक्स्ट है सम ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इन NdSm_dy। हाँ, तो ये आपकी 4f La। अभी आप देखो, इसको बना लेते हैं, सिर पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ। कोई नहीं, मैं तो सारे कॉन्फ़िग लिख रहा हूँ ना, बिना उसके मेरा होगा नहीं। ER अरे, TM YB और LU। तो इसको थोड़ा shrink नहीं कर सकता क्या, तो खैर चलो, खैर ये हो गया क्या, 4F 5D 6S। तो ये 2 होता है, ये एक्सेप्शन होता है पहला, ये भी एक्सेप्शन होता है, 2 1 1। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना लो एक बार। 203 204, नो एक्सेप्शन, 205 206 207 20, सॉरी 208, नहीं सॉरी एक्सेप्शन है 271, ये एक्सेप्शन है 290 210 211 212 213 214 214 1। तो अब इसमें आपको, अब इनके पकड़ो तो मैफ इलेक्ट्रॉन, NdSm_dy_Tm, NdSm
डी वाई टी एम। 4 6 10, 10 10 20 20 33। 33 is the correct answer to this question. अगला क्वेश्चन कह रहा था आई द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.3 ग्राम ऑफ इम्प्योर। तो चलो 0.3 ग्राम आपने सैंपल का लिया 250 में, तो पर एम एल कितना होगा 0.3/250, और 25 ml में कितना होगा 0.3/250 × 25। इतना मास सैंपल का होगा। खैर, अब इसको आपने रिएक्ट किया तो 0.2 ml रिएक्ट से 25 ml ऑफ, तो के बी आर ओ थ्री के मोल जाएंगे 0.02 इंटू 25 मिलीमोल, जिसके मिलीमोल अपॉन 1 इक्वल टू बी आर टू के मिलीमोल अपॉन 3। तो देखो अच्छी बात ये है कि इसने बैलेंस करके दिया है। 0.06 × 25 मिलीमोल, ये बी आर टू के हो गए। अब इसकी रिएक्शन आपने इससे कराई तो आपसे कह रहा है जनरेटेड इन C2 द ब्रोमीन रिएक्ट्स विद द फिनॉल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, के आई इज एडेड। ठीक है, तो अब मान लो कि इसके कितने मोल रिएक्ट कर गए, तो के आई ऐड करोगे तो आई टू बनेगा, आई टू के इक्विवेलेंट तो चलो निकाल लेते हैं, S2O3 2 माइनस के इक्विवेलेंट रिएक्टेड किसके बराबर होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ आई टू। तो S2O3 2 माइनस के इक्विवेलेंट हो गए 0.1 इंटू 18.6 मिलीमोल हो गए इसके। और इसका एन फैक्टर देखो, ये +2, 2 2 4 3, हाँ ठीक है, तो 2.5। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर 1 होता है एक मॉलिक्यूल का, तो इंटू 1 इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू आई टू के मोल इक्वल आई टू के इक्विवेलेंट, आई टू के इक्विवेलेंट हो जाएंगे 2 इंटू आई टू के मोल, उतने ही हो गए बी आर टू के इक्विवेलेंट, है ना। इसमें बी आर माइनस आना चाहिए, वो मिस्टेक कर दी उन्होंने। खैर, 2 इंटू मोल्स ऑफ बी आर टू लेफ्ट, तो इससे आप निकाल लोगे कि बी आर टू के मोल्स कितने बचे, तो बचे 1.86 अपॉन 2, 0.83 मिलीमोल। ठीक है, बी आर टू के इतने मिलीमोल बच गए। और आप देखो तो बी आर टू के इतने मिलीमोल बचे, तो रिएक्ट कितने किए होंगे वो तो अपने को पता नहीं है, पता है इसमें नहीं। और बी आर टू के बने कितने थे, इतने इतने, तो पता चल गया ना आपको बी आर टू के बने कितने थे। देखो यहाँ से इतने बने थे, उसमें से कुछ रिएक्ट कर गए, कुछ बच गए, और कुछ को आई खा गया, तो बचे हुए मोल फाइनली इतने आए जिनसे आई रिएक्ट कर रहा है। तो बी आर टू के रिएक्टेड मोल, बी आर टू के रिएक्टेड मोल कितने हो जाएंगे 0.06 इंटू 25 माइनस 0.83, 1.5 माइनस 0.83। ठीक है, तो बी आर टू के रिएक्टेड आ जाएंगे, तो बी आर टू के रिएक्टेड आ गए, तो फिनॉल के मोल्स कितने आ जाएंगे, देखो ऊपर की रिएक्शन देखो, फिनॉल के मोल अपॉन 1 इक्वल टू बी आर टू रिएक्टेड के मोल अपॉन 3, या फिनॉल के जो मोल आएंगे वो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास हाँ के मोल आ जाएंगे 1.5, 1.5 माइनस 0.83, 0.67, ते आ जाएंगे 0.67/3, 0.66 ले लो तो 0.22 हो जाएगा। तो फिनॉल के मोल 0.22 थे यार, कितने में 25 ml में, है ना। फिनॉल के मोल थे, फिनॉल के मोल थे 0.22 इन 25 ml, तो 250 ml में रहे होंगे 2.2 मोल्स, 250 ml में मास रहा होगा 2.2 इंटू, और सुनो ये मोल नहीं है, ये क्या है मिली मोल, तो 2.2 इंटू फिनॉल का C6H5OH, C6H7O 72
+7 +16 इंटू 10⁻³ ये इसका मास आ जाएगा। तो 72 +7 +16 इंटू 2.2 215.6 ये 0.215 आ जाएगा। और मास है इसका देखो 0.3। तो मास परसेंट ऑफ फिनॉल है कितना, मास परसेंट ऑफ फिनॉल है 0.215 अपॉन 0.3 इंटू 100, है ना। तो पॉइंट, अब ये निकाल लो तुम, आंसर आ गया 0.3 71.66% आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 72% आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ छोटा सा कैलकुलेशन एरर हो गया, और ये जो है ना ये 0.93 आएगा यार, आई एम सॉरी। बट आप मेथड समझ ही गए, मैं कर देता हूँ इसको करेक्ट, है ना। 0.93 मोल हो गए, तो बचे मोल इतने हो गए, तो फिनॉल के मोल आ जाएंगे 0.93 अपॉन 3 मिलीमोल, है ना। 0.93 अपॉन 3 मिलीमोल, तो ये कितना आ जाएगा 0.31। नहीं फिर गड़बड़ कर रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। तो देखो बचे हुए मोल आ गए 0.93, तो कितने रिएक्ट किए 1.5 माइनस 0.93, तो 1.5 माइनस 0.93 मिलीमोल कितना हो रहा है ये। तो ये हो जाएगा, एक सेकंड में कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, जल्दी से आंसर निकाल देता हूँ तुम्हारे लिए। ये हो जाएगा 1.5 माइनस 0.93, यार 1.5 माइनस 0.93 ये आएगा 0.57। तो ये 0.57 आ गया। तो फिनॉल के मिलीमोल्स इतने आ गए पॉइंट, ये Br2 के रिएक्टेड मिलीमोल है जो फिनॉल से करे थे। तो फिनॉल के मिलीमोल आ गए कितने 0.57/3 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व कर लो, 0.57 डिवाइड बाई 3, तो 0.19 इंटू 10⁻³ इसको कर देते हैं। पूरा लफा हो गया यार। ये हो गया 0.19 मिलीमोल, है ना। ये 25 ml में है, तो 250 ml में रहे होंगे 1.9 मिलीमोल, और इसका मास रहा होगा 1.9 इंटू मोलर मास, 1.9 इंटू 10⁻³ इंटू मोलर वेट। और इसको डिवाइड करोगे जब तुम 0.3 से, तो तुम्हारे पास फिनॉल का मास परसेंट आ जाएगा, ये यहाँ पे डाल देना, तो ये आएगा रफली 60%। ठीक है, सो ठीक है, वो यार एक शॉर्ट कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था इसलिए। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कायरल हाइड्रोकार्बन, ए है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 है, ऑन हाइड्रोजनेशन विद H2Ni। तो देखो अगर ये C6H12 है तो ये कायरल तब हो सकता है जब आप ये लेते हो, उसका DU1 आ रहा है देखो, H2Ni के साथ आपने यहाँ पर क्या कर दिया, हाइड्रोजनेट करोगे तो ये कायरल नहीं है, इनएक्टिव है। ठीक है, एक OHCl से रिएक्ट करोगे तो तुम्हें पता है इसमें कैटायन बनेगा, कैटायन का रीअरेंजमेंट कराओगे और यहाँ पर Cl लगा दोगे, ये ठीक है। डीहाइड्रोहाइलोजनेशन करोगे तो तुम्हें मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स मिलेगा। आप यहाँ देखो, एक तो ये मिलेगा E+Z मिलेगा, लेफ्ट राइट एक ही बात है, और एक ये मिलेगा। और ये वाला जो एल्कीन है, जब इसका ओजोनोलिसिस कराते हो तो तुम्हें फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। आप ये देखो, ये प्लस क्या HCHO, ठीक है। तो डी ये है, तो अब निकाल सकते हो इसमें कायरल सेंटर CH3 ग्रुप्स sp2 2 डिग्री इन सी, दिस इज द फाइनल कोड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बस यार ये हो ही गया, एक और 3 क्वेश्चन और डाले थे तुम्हारे लिए। नेक्स्ट है Ag++2NH3, ये क्या बना रहा है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, और जो AgI है आप देखो इसमें AgI पहले PPT बनाएगा, Ag++I-, ये है KSP, ये है KF, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो AgI सॉलिड प्लस 2NH3 एक्वस, ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस प्लस I-, है ना। अब ये कितना है तुम देखो 0.425 माइनस 2s, यहाँ s और s मान लो जितना घुलाओ बन गया, तो s² अपॉन 0.425 माइनस 2s की पावर 2 इक्वल टू KSP इंटू KF, या 1.6 इंटू 10⁻7 इंटू 4 इंटू 10⁻−16। इससे आप क्या निकाल सकते हो, s मोल पर लीटर।
Thank you. Next question. A non-volatile solute X is dissolved in 1 kg of liquid solvent S having a cryoscopic constant. अब देखो जो x है ना वो दो इक्विलिब्रियम बनाता है. 2x क्या दे रहा है, x2, और x क्या दे रहा है, a प्लस प्लस b माइनस. एट इक्विलिब्रियम 20%, मान लो x के मोल है E0, तो 20% ही बचे हुए हैं इस फॉर्म में. 40%, 0.4 A0 ने डायमर बना लिया 0.2 A0 का, और बाकी 0.4 ने डायमर बनाया, 0.2 बच गए, तो 0.4 और बचे जो पूरी तरह डिसोशिएट हो गए, 0.4 A0 और 0.4 A0, और सारे नॉन वॉलेटाइल आयंस हो गए. तो आई कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट सॉल्यूट. तो एक के मोल जोड़ दो, 0.4 A0, बी के जोड़ दो 0.4 A0, x2 के जोड़ दो 0.2 A0, और x के जोड़ दो 0.2 A0 अपॉन इनिशियल A0. तो 0.4 एक 1.2 आ गया आई, और डेल्टा टी एफ कितना है आप देखो, इज इक्वल टू आई 1.2 इंटू के एफ कितना है 0.4 इंटू एम तो A0 ही क्योंकि 1 kg में डाला है. तो इसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5. अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल है. लास्ट क्वेश्चन है, वैसे और भी थे यार पर अभी तुम्हारे लिए इतने ही लेके आया हूँ, 20 सवाल है. आपको बोल रहा है कि बेंजीन में हमने डाल दिया सक्सेनिक एनहाइड्राइड. तो मैं ऑप्शन आप चेक कर लेना, मैं फटाफट से स्कीम बना जाता हूँ. इसमें आपने डाला AlCl3, यहाँ पे प्लस बनेगा, ये बेंजीन पे ES कराएगा, आपको मिलेगा 1, 1 2 3 C डबल बॉन्ड और OH. उसके बाद आपने डाल दिया इसमें ZnHg और क्या HCl. तो आप ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, 1 2 3 4 C डबल बॉन्ड और OH. उसके बाद आपने डाला क्या H3PO4. H3PO4 डाला तो यहाँ पर ये कैटायन बना, और ये इधर ES करा देगा, इधर आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद N प्रोपाइल MgX, यहाँ डेल्टा माइनस इधर अटैक करा देगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये यहाँ पर ये OH C. उसके बाद H प्लस और डेल्टा. तो आप देखो इसमें ये जो बॉन्ड बनेगा, एलिमिनेशन होगी, ये आपका यही बनेगा. और फिर आपने डाल दिया PDSC डेल्टा, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा. स्कीम 2 में चलो बात करते हैं. स्कीम 2, इसको मिटा रहा हूँ यार. तो स्कीम 2 में आपसे कह रहा है, नेफ्थलीन लिया आपने ये लिया नेफ्थलीन, ठीक है. इसमें आपने क्या डाल दिया, V2O5 और 500 डिग्री. तो ये नेफ्थलीन को इसमें चेंज कर देता है, ये लो. उसके बाद H3O प्लस डालोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ बनेगा COH और COH, NaOH, CaO और डेल्टा, डी कार्बोक्सिलेशन, CH3Cl और AlCl3. यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, Cl2H न्यू, यहाँ क्या आ जाएगा, CH2Cl. और इसमें F डाला आपने, बेंजीन है, और AlCl3, तो एक कैटायन बनाओ और इसी पे करा दो, तो आपको मिलेगा ये CH2 और बेंजीन. तो आई होप यू कैन सॉल्व दिस वन. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट